हमारे लिए इस दुनिया में सिर्फ दो ही जाति है और एक ही धर्म है। जब देखो फोटो मांगते रहते थे। मकान मालिक की बेटी ने आपको कमरे में देख लिया, शादी से पहले कोई शारीरिक संबंध नहीं। आप बोल रहे थे कि हम छुप के शादी कर लेते हैं। तो बोला कि अपने आप को बेवफा मत बोलो, और वो है हार्ट प्रॉब्लम। मेरे सीने में बहुत तेज दर्द उठा, तो मैं अगर आपसे शादी करूंगी तो आपकी डेथ हो जाएगी, फिर से शादी का क्या फ़ायदा। तो मैंने इनको कहा कि देखो बीमू, हमने शादी कर ली, अब पति पत्नी हो गए। हेलो यूट्यूब फैमिली जी, कैसे हैं आप लोग? हम अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मैं हूं विकास, मैं बीमू, और स्वागत करता हूं आप सभी को हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल बिमला विकास ब्लॉग्स पे। तो दोस्तों, आप लोगों को ढेर सारा कमेंट आ रहा था, लव स्टोरी का पार्ट 4 लाइए। तो फाइनली हम लोग आज आ चुके हैं नहा धो के मस्त फ्रेश होके पार्ट 4 शेयर करने के लिए आप सभी से। और आज देखिए बीमू जी साड़ी पहनी हुई हैं, और वो इसलिए क्योंकि आज बीमू की शादी है। लव स्टोरी में आज ही इनकी शादी होने वाली है, हमारी भी शादी होने वाली है, हम दोनों की। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ ज़रूर कहना चाहेंगे आप सभी से, जो कुछ भी हम शेयर करते हैं आप लोगों से दोस्तों, वो हमारी पर्सनल ओपिनियन रहती है। हाँ, किसी के भी मतलब ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से हम नहीं शेयर करते हैं। हम उस वक्त क्या सोच रहे थे, उस वक्त हमारे साथ क्या हुआ है ना दोस्तों, हम वो चीज़ आप सबके साथ शेयर करते हैं, सारे सच्चाई जो कि हमारे लव स्टोरी की पार्ट है। हमारे लिए ना तभी से लेकर अभी तक, और मेरी आजीवन की बात करता हूँ जो मैं मानता आया हूँ, मेरे लिए बोले थे, हमारे लिए इस दुनिया में सिर्फ दो ही जाति है, एक है महिला और दूसरा है पुरुष, और एक ही धर्म है और वो है इंसानियत। ठीक है दोस्तों, हम इन्हीं चीज़ को मानते हैं। बाकी जितने भी धर्म हैं, जात है, उन सभी के ऊपर भी मैंने रिसर्च करा हुआ था। जब हमारी शादी नहीं हो रही थी, मैंने गूगल किया था दोस्तों कि मतलब ये शादी, ये कौन सी सिस्टम है कि मतलब जो जात है उसी जात के साथ शादी कर सकता है, दूसरे जात के साथ कर ही नहीं सकता है। ऐसा कुछ तो हुआ होगा। मैंने ढेर सारा किताबें पढ़ी, ढेर सारा गूगल पे फाइंड आउट किया, लेकिन हमको जो जानने को मिला था उस वक्त, मैं वो भी आपसे शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। हमको मिला था कि मतलब ये जाति बात जो है, हर मतलब सरनेम जिसे कहते हैं, वो तो उनके काम के अनुपात में दिया गया था। वो बहुत ही पहले जो जैसा काम करता था उसके काम के अनुसार उनके जात कास्ट छुटाया जाता था, और वो सिर्फ इसलिए कि पहचानने में आसानी हो। इसका मतलब ये कतई नहीं था कि जो जात जिस जात का है वो उसी जात से शादी करेंगे। तो यहाँ पे भी मेरा डाउट क्लियर हो गया था। दूसरा और साइंटिफिकली फैक्ट मिला था, जिसमें ये लिखा गया था, क्या लिखा गया है कि सेम कास्ट में शादी करने से बेहतर होता है कि डिफरेंट कास्ट में शादी करें। इससे क्या होता है कि बीमारी कम होती है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि बड़े बड़े बीमारियां जो होते हैं जेनेटिक होती है। वो क्या होता है कि वंशाणु होती है, वंश सड़ते जाते हैं, मतलब फैलते जाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम डिफरेंट कास्ट से शादी करेंगे तो क्या होगा कि वंशाणु गुण जो होता है, बीमारी, वो ख़त्म होती जाएगी। ये सारा भी हमको उस वक्त पता चला था। तो हम दोनों बात शेयर करते रहते थे। तो हम सोचते यार, जिस नज़र से भी देखें ना, तो इंटरकास्ट ही बेटर है, और साइंटिफिकली भी बेटर यही है। लेकिन फिर भी क्या कहें दोस्तों, हमारे गांव देहात की सोच जो है कि जो कास्ट की है उसी कास्ट से शादी करेंगे। चलिए, ये थी मेरी कुछ फीलिंग्स उस वक्त की, मेरी रिसर्च जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर लिए। तो हम कहाँ पे वीडियो एंड किए थे दोस्तों? हाँ, वहाँ पे जहाँ पे मुझे मेरे घर से निकाल दिए थे। 10th की एग्ज़ाम देने के बाद तो मैं मामा के घर आ गया था, और वहाँ पे मैं टीचिंग करने लगा था। मेरा मंथली सैलरी था 3000 प्लस खाना पीना रहना सब चीज़। और यहाँ पे एक चीज़ हमारा छूट गया था शेयर करना दोस्तों, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट भी है। सोचिए, 4 महीने एग्ज़ाम बंद, मतलब पढ़ाई बंद, कोचिंग बंद, ट्यूशन बंद, लेकिन फिर भी जब एग्ज़ाम देने अपने भैया के साथ बाइक पे, तो टॉप सेल्फ स्टडी करती थी घर में, सिर्फ घर में पढ़ती थी और टॉपर ला दी। और ये जब रिजल्ट आया ना दोस्तों, तो सबको मतलब सब बिलीव ही नहीं करते। इवन क्लास स्कूल के प्रिंसिपल तक भी ना, टीचर लोग को भी मतलब वो लग रहा था एकदम से, उनको सब इग्नोर कर दिए थे। जिनके 4 महीने की पढ़ाई नहीं हुई है वो क्या पास भी कर पाएंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो सब हक्के बक्के रह गए कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज की 90% पॉइंट कुछ था, है ना, जो कि इनका आया, और उतना किसी का भी नहीं आया था। मतलब नंबर 1 लाई थी वो हमारे स्कूल में ही। क्या दोस्तों, और मेरा परसेंटेज भी आप ज़रूर जानना चाहेंगे। तो मैं भी तो जब से इनका पढ़ाई छूट गया था, मैंने भी पढ़ना छोड़ दिया था, और मेरा ज़्यादा नहीं 73% आया था। ठीक है दोस्तों, कि मैं भी बिल्कुल बहुत है। हाँ, इतना भी मतलब मैंने भी खास पढ़ाई नहीं किया था, लेकिन 73% मैंने लाया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे स्टोरी की। तो मैं 11th में पढ़ रही थी और मुझे देखने भी आ रहे थे। हाँ, इनके शादी के लिए लड़के लोग देखने भी आते थे। हमारी मुलाकात किए हुए सालों हो चुके थे। सिर्फ कभी कभार हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में ना, कभी मिलता था मौका तो फ़ोन में या तो फेसबुक के चैट में। साल हो गए थे मिले हुए। हाँ, बातें करते थे, बहुत मिस करते थे। 1 साल से ज़्यादा हो गया था हमारे। 1 साल होते, 300 दिन हुए थे।
हाँ, ये गिन के रखे मैं थे। गिन के रखा था, 300 दिन हो गए थे। तो जब हम एक 10th के एग्ज़ाम दे दिए थे, उससे लेकर इनकी 11 क्लास तक की हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। हाँ। और सिर्फ बातें हुआ करते करते बहुत वो भी मिस कभी करते, कभी। कभी कभी हम बहुत मिस करते थे। और ये सब इसलिए हम इतना तकलीफ़ उठाए थे ताकि हम फिर से दोबारा पकड़े जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हम भाग के शादी करें। तब तक नहीं चाहते थे कि हम भाग के शादी करें ना। हम चाहते थे किसी भी तरह हम 12 कर ले, बैचलर तक चले जाए, कोई जॉब हो जाए, हम फिर से दोबारा अपनी फैमिली को कहेंगे। और नहीं तो हम कोर्ट मैरिज पहले कर लेंगे, फिर अपनी फैमिली को बताएंगे कि हमने कोर्ट मैरिज कर ली है, अब हमारे अरेंज भी कर दीजिए। नहीं कर देंगे फिर भी हम लोग अब कानून आधार पे हम रह सकते हैं। लेकिन उस वक्त हमारा एज भी नहीं हुआ था दोस्तों। तो क्या हुआ दोस्तों कि एक बार की बात है, बहुत ठंड की मौसम था, हमें मौका भी नहीं मिल रहा था मिलने का। लेकिन आप समझते हैं ना, जब जिससे आप प्यार करते हो उनसे मिलने का बहुत मन होता है, एटलीस्ट मिलने का, उनको देखने का। तो हम क्या किए दोस्तों कि मतलब इनको ना, आपका एक कमेंट और भी आ रहा था कि आप लोग ये सारे फ़ोटो जो लगाते हो वो कहाँ से मिले हैं आपको, क्या आप पहले सोचे थे कि हम यूट्यूब पे आएंगे? तो दोस्तों हमें यूट्यूब के बारे में कुछ भी पता नहीं हम था। मेमोरी के लिए रखे थे सारे। हम उतने सारे फ़ोटो अपने यादगार के लिए रखे थे। और ख़ास तौर पे मैं इनको फेसबुक पे भेजा करता था हर एक सिचुएशन का फ़ोटो, कि जब भी वो ऑनलाइन आए देख ले। इसलिए एक रोज़ जब इनसे बात हुई तो मैंने इनसे कहा कि बीमू, आपको नहीं मन करता है कि मुझसे मिलने के लिए? साल मतलब इतने दिन हो गए देखने के लिए। तो ये कहती कि हाँ, मिलने का मन तो करता है लेकिन डर भी लगता है ना। तो मैंने कहा अगर कोई मौका मिले कभी तो हम मिलते हैं ना, जिस शहर में आप हो मैं वहीं पे आ जाऊँगा। तो इसने कहा कि हाँ मेरा भी मन करता है। तो मैंने पहले मना कर रही थी ये तो पहले बताओ। हाँ बहुत मना करते, मैंने कहा यार प्लीज़ यार। तो बहुत ही ठंड का होता है ना मौसम था, बहुत ही ठंड, जिस वक्त में कोहरा ही कोहरा चारों तरफ रहता है। उस दिन ये मेरे को शाम को 7 बजे कॉल करती है और कहती है विकास। मैंने कहा हाँ मिलना चाहोगे? मैं कहता था कि मैं क्यों नहीं मिलना चाहूँगा। तो कहते कि अभी आप आओगे? शाम के 7 बज चुके हैं और ठंड मौसम में जल्दी रात हो जाती है। मैं उस वक्त क्या था दोस्तों कि मतलब पास वाले शहर में ही था, मैं अपनी मामा के साथ गया हुआ था। मैंने कहा कि हाँ आ जाऊँगा, अभी भी मेरे को कोई ना कोई ऑटो या गाड़ी मिल जाएंगे आपके शहर आने के लिए। तो ये बोले कि आज मेरे भैया भाभी गांव चले गए हैं ना, आप आ जाओ, हम आज मिलेंगे। रात के करीब करीब वहीं पे रुके शहर में। 9 बजे मेरे को गाड़ी मिला, रात के 9 बजे ठंड के मौसम में एक गाड़ी मिला, मैं उसमें बैठ गया। इनके शहर में करीब करीब 9:30 या 10 बजे रात को पहुँच गया। इतनी बजे रात को पहुँचने के बाद जहाँ पे ये रहती थी, वो मेरे को फ़ोटो भेजी थी ना और एड्रेस भी, लोकेशन भी दी हुई थी। तो मैं वहाँ पे गया, रूम देखा हुआ था ना, वो भी शेयर करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। वो कैसे हुआ था थोड़ा बता देते हैं कि ये मुझे भी फेसबुक में कभी कभी फ़ोटो भेजा करती थी और इनके फ़ोटो के बैकग्राउंड से मैं इनका रूम का पता ये कर फोटो लिया। बहुत मांगते थे, मतलब हाँ। जब देखो फोटो मांगते रहते थे। तो एक बार मैं फ़ोटो भेजी थी वो कॉलेज वाली, और ये क्या किए कि बैकग्राउंड में जो जगह दिख रहा था उस जगह को देख देख के मेरे रूम आ गए थे। आपको रूम नहीं गए थे, आपको रूम का पता लगा लिए थे। हाँ। मतलब दूर से ही, मतलब घूमते घूमते उस शहर में जाके पता कर लिए कि हाँ यही है इनका रूम है। फिर इनको कॉल पे बताया तो आप छत पे आइए, तो उस वक्त फ़ोन पे बात हो रहा था। ये छत पे है तो मैंने इनको देखा था उस वक्त, लेकिन मुलाकात नहीं करा था। फिर चले गए थे। तो उस रात मेरे को एड्रेस पता ही था ऑलरेडी। फिर भी बोले कि देखे, मतलब हाँ मैं देखा हुआ हूँ। तो मैं गया, रात के करीब 10 बज चुके थे। मैं पीछे के रास्ते होते हुए इनके रूम में गया और इनके रूम में काफ़ी सारे चोर आते रहते थे। रूम में ना, वहाँ पे ना बहुत चोरी होती रहती चोरी थी, होती मतलब रहती थी। हमेशा। थोड़े दिन पहले ही मेरे भाई का जो आए थे उसका साइकिल चोरी हुआ था, आशीष का। आए थे, वो वीडियो कल देखेंगे। हाँ आए थे, वो वीडियो आप लोग कल देखोगे। हाँ मतलब जहाँ भी जाती है छत पे ही रूम लेती है, मिलती है इनको। तो छत पे ही मिली, सेकेंड फ्लोर पे थी। तो जब मैं सीढ़ी से होकर चढ़ रहा था तो मकान मालिक की बेटी ने देख लिया हाँ। मुझे चढ़ते हुए। फिर मैं इनके रूम में गया और जैसे इनके रूम में गया तो इनकी बेटी तुरंत इनके रूम में आई। इनके रूम में बैठे हुए मेरे को देख ली। मैं केवाड़ के, क्या बोलते हैं, केवाड़ ही बोलते हैं ना। हाँ। केवाड़ जो गेट होता के है, पीछे गेट के छुप पीछे गए। छुपा हुआ था, मुझे देख ली और वो चली गई नीचे इनसे कुछ बात करके। तब ये भी अंदर आई तो बोली कि मुझे लगता है कि मकान मालिक की बेटी ने आपको कमरे में देख लिया। मैंने कहा यार लेना का देना ना पड़ जाए ना। लोगों को सिर्फ एक मौके की तलाश होती है, फिर तो हंगामे करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। फिर मैंने कहा कि दूसरा रूम भी था इनका ना, उस रूम में मतलब कोई नहीं है। तो कोई नहीं है, मैं उस रूम में मैं चला जाता हूँ। मैं उस रूम में चला गया। उस रूम में जाने के बाद फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि हो सकता है रूम चेकिंग भी कर सकते हैं। इनके रूम में ना ट्रंक था दोस्तों, जैसे कि हमारे रूम में एक ट्रंक है, इनका ही ट्रंक था। मैंने कहा कि मुझे इस ट्रंक में बंद कर दो और फिर ऊपर से ताला लगा दो और फिर कोई आए तो पूरा रूम दिखा देना। तब मैंने और बोला कि हाँ। आया भी दोस्तों, इनको मैंने डाल दिया उसमें और
थोड़े ही वक्त बाद वो लोग आए, मतलब जो रूम ओनर होते हैं वो सारे लोग आए। और ये बोल के नहीं आए कि तुम्हारे रूम में कोई लड़का है, ये बोल के नहीं आए। मेरे को रूम उसमें बंद कर दिए, मेरे चप्पल भी ट्रंक में ही डाल दिए। मैंने बोला कि चप्पल भी बाहर मत रखो, मेरे ट्रंक में ही डाल दो, तो मुझे बंद कर दिए। मैं अंदर ही फ़ोन चला रहा था, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं थी, एक्सपीरियंस है, सांस आ रहा था अच्छा से, ठीक है। और क्या हुआ कि आया वो लोग, कुछ मांगने के लिए आया ना, हाँ, थोड़ा मांगने के हाँ लिए। थोड़ा मांगने के लिए आया। बोला कि मैं खुद ही ढूंढ लेता हूँ, ऐसा नहीं बोला कि मैं आपका रूम सर्च कर रहा हूँ, है ना। ये बोले कि मैं खुद ही ढूंढ लूँगा, मैंने आपके भाभी आंटी को, थी, बोली कि हम खुद ही ढूंढ लेंगे। आपके भाभी को मैंने दिया हुआ था ना, ऐसे करके बोली। तो ये भी समझ गई क्या ढूंढना है, बोला कि हाँ ढूंढ लीजिए। तो इनके पहले रूम ढूंढे, वहाँ पे भी नहीं था। दूसरे रूम, जिस रूम में मैं ट्रंक में था, उस रूम में भी आया, वहाँ पे भी नहीं था। तो फिर चले गए। तो फिर बोले कि चले गए, हाँ ठीक है, मैं आपके भाभी आएंगी फिर देख लूँगी। तो जैसे ही वो चले गए तो फिर ये आई, फटाक से ताला खोली ट्रंक की, ठीक हो। तो मैंने कहा हाँ ठीक हूँ, मैं तो फ़ोन चला रहा था अंदर में। 2 घंटे हम लोग बातें 1-2 घंटे बातें किए, और उसी शहर में मेरे मौसा का भी घर था ना। तो 1-2 घंटे बातें किए। और जैसा कि आप लोग जानते हो, नेगेटिव नहीं सोचिएगा यहाँ पे। आपको पता है कि मैंने इनके कसम खाया हुआ था कि शादी से पहले कोई शारीरिक संबंध हमारा नहीं, रिलेशन नहीं तो हम होता। वो कर ही नहीं सकते थे। तो ना ही ऐसा कोई ख्याल भी आया होता था। आप लोग ना सोचो, इसलिए मैंने इस बात को यहाँ पे जिक्र किया। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ बातें की, हग किए, और उसके बाद मैं चला गया। और जाने के बाद दोस्तों फिर क्या हुआ, ये सब सिलसिला, अपने मौसा के घर पे चले गए रात को ही। रात को वहाँ तक सो गया। फिर सुबह ही मैं वापस आ गया, क्योंकि मेरा ड्यूटी भी था स्कूल में। सुबह ही वहाँ से आ गया, फिर ड्यूटी पे चला गया। ऐसा ही चलता गया दोस्तों, चलता गया। इनकी शादी की जो है रफ्तार थोड़ी बहुत तेज़ होती गई। और मैंने इनसे कहा हुआ था कि हमारा ये डिसीजन हो गया था कि हम तब तक शादी नहीं करेंगे जब तक आपकी शादी में तेज़ी ना आ जाए। जब आपकी शादी कहीं ना, पे फिक्स, आप बोल रहे थे कि हम छुप के शादी कर लेते हैं और फिर अभी भागेंगे नहीं, मतलब जाएंगे नहीं। जब आपकी शादी तय होने लगेगी तो हम लोग घर से निकलेंगे, ऐसे बात हुआ था। ऐसे बात तब हुआ था दोस्तों कि मतलब इस बीच में क्या हुआ, उसी दौरान में कि बीमू पूरा बदल गई। बीमू के साथ बात हुई, एक रोज़ फ़ोन करके बीमू बोलती है कि विकास मुझे माफ़ करना। अभी बीमू रो रही थी और कह रही थी विकास मुझे माफ़ करना, मैं अपने फैमिली को धोखा नहीं दे सकती हूँ, मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकती हूँ, मेरी माँ मुझसे कुछ नहीं मांगती है, अभी भी शादी करती है। मैं जब लड़कों को रिजेक्ट करता हूँ तो वो कहती कि इतना लड़कों को रिजेक्ट क्यों करती हो। तो मैं ये कह नहीं पाता हूँ फिर से कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी भी करना चाहती हूँ। आज शादी नहीं कर सकता, हो सके तो मुझे भूल जाना, ऐसा बोलने लगी। मैंने कहा कि क्या हुआ ये तो बताओ। तो ये बोलती है कि बहुत दिक्कतें परेशानी करके मेरी माँ ने मुझे पढ़ाई है। मैं अपनी माँ की चेहरा देखती हूँ तो मैं मतलब अपनी आप को बहुत गिल्ट महसूस करती हूँ। लगता है कि मैं अपनी माँ को, अपनी फैमिली को धोखा दे रही हूँ। और अरेंज मैरिज हमारी होने वाली नहीं है, और मेरी शादी की मतलब बहुत सारी बातें चल रही है, और कहीं कहीं पे फिक्स भी होने वाले। 2-3 लड़के थे जिनमें से इनके फैमिली चूज़ करने वाले थे कि किन के साथ फिक्स करने वाले हैं। तो मुझे माफ़ कर दो विकास, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने बहुत समझाया, मैंने कहा यार ऐसा कैसे, मतलब जी लोगी क्या आप मेरे बगैर। तो ये कहती थी कि हाँ जी लेंगे, कोई किसी के बिना नहीं मरता है विकास, ऐसा बोल रही थी। मैं कहता था यार मैं तो नहीं जी पाऊँगा आपके बगैर। बोले कि आप भी जी लोगे, ये मुझे ऐसा बोला करती थी। मैंने कहा यार ये तो आप पूरा का पूरा आप मतलब बदल रही हो। मैंने कि हाँ बदलना पड़ता है विकास, हम हमेशा एक जैसे नहीं रह सकते हैं। तुम भी जी लोगे अपनी माँ के लिए जीना, मैं भी अपनी माँ के लिए जी रही हूँ, और ऐसा कर लेंगे। मैंने कहा कि ऐसा मत बोलो यार। बोलते कि नहीं विकास मुझे माफ़ करना, और हो सके तो मुझे भी बेवफा का टैग लगा देना, मुझे भी बेवफा में गिनती कर देना। तब जब फ़ोन रखने से पहले मैंने कहा था ना कि खबरदार जो तुम अपने आप को बेवफा बोली। अगर तुम मुझे छोड़ रही हो तो अपने फैमिली को देखकर मजबूरी में छोड़ रही हो ना, तो फिर बेवफा कैसे हुई। बेवफा तो तुम तब होती जब मुझसे प्यार ही नहीं करती। मुझसे प्यार करती हो, फिर कुछ दिन मेरे को बोलती कि हाँ तुमसे प्यार करता हूँ, फिर नहीं करता हूँ, फिर तुम किसी दूसरे लड़के से जाके प्यार करने लगते, या मुझे धोखा देते, चीट करते, तब तुम बेवफा होती। यहाँ तो तुम मुझसे बेपनाह प्यार करती हो। चाहे तुम अभी शब्दों से कुछ भी कह रहे हो कि तुम मुझे भूल जाओगी, लेकिन मुझे पता है ना तुम मुझे नहीं भूल पाओगी, जी भी नहीं पाओगी। लेकिन फिर भी तुम ये इतने बड़े कदम उठाने जा रही हो, तो ठीक है जाओ, मैं कितना ही तुमको रोक पाऊँगा। लेकिन हाँ अगर ना जी पाओ और ना रह पाओ तो ये आपका आशिक आपके लिए हमेशा अपने बाहें फैला के खड़ा है, जब चाहे मेरी ज़िंदगी में आ जाना ना। ऐसा कहा हुआ था। ऐसा ही कहा था। हाँ। ये एक बार क्या बोले थे कि आप शादी करके चली जाओगी, वहाँ पे आपको लगे कि आप मेरे बगैर नहीं जी पा रही हो तो आप आ जाना, मैं रख लूँगा। तो मुझे गुस्सा आया था, रख लूँगा जैसे कि एहसान कर देंगे। हालांकि विकास मुझे समझने के लिए मैंने उनको बोला कि अपने आप को बेवफा मत बोलो, आप बेवफा बिल्कुल भी नहीं हो ही नहीं सकती। फिर उन्हें कॉल रख दी ना, और फिर मैं समझा कि शायद अब हमारे यहीं पे ब्रेकअप था, यहीं लास्ट कॉल था, इसके बाद हमारी बातें नहीं होंगी।
मैं भी एक छत था शहर में, उस छत के ऊपर जाके कोने में गया था। मैं बहुत मन कर रहा था कि आप सुसाइड कर लूँ, मन था कूद जाऊँ। फिर मेरी माँ के ख्याल आती थी, फैमिली का ख्याल आता था मेरे को बहुत ज़्यादा, मरूँ या ना मरूँ। फिर मैंने कहा यही तो अंत नहीं है, क्या पता फिर भी मुँह वापस आ जाए। बहुत दिमाग में मतलब ये गेम चलता रहता था कि मतलब सुसाइड करूँ। जीना तो बिल्कुल भी मन नहीं था कि इनके बगैर जी पाऊँगा, क्योंकि यहाँ बर्दाश्त नहीं होता था। जब भी ये ख्याल आता था कि ये किसी दूसरे लड़के के साथ शादी करके रोज़ रहेगी, वहाँ रहेगी, हर दिन गुजारेगी, हर रातें गुजारेगी, मतलब मेरे बर्दाश्त के, इतना सोचते ही मेरे बर्दाश्त के फाजिल हुआ करता था। और ये मुझे भी फील करवाते थे, बोलते थे कि तुम किसी और को बरमाला डालोगी, किसी और के तुम्हारे नाम क्या मांग में सिंदूर हाँ, कोई पहनूंगी। और तुम्हें सिंदूर डालेगा। तो मुझे भी बहुत फील होता, मैं भी बहुत रोती थी। मतलब मैंने सुसाइड तो नहीं किया, लेकिन मेरे को एक बीमारी हो गया और वो है हार्ट प्रॉब्लम। मेरे सीने में बहुत तेज़ दर्द उठा, इतना तेज़ दर्द उठा कि मतलब बात ही छोड़ दीजिए। इतना तेज़ दर्द उठने के बाद मैं सहन नहीं कर पाया। मैं करीब के हॉस्पिटल में गया, बोला कि क्या हुआ अचानक से, टेस्ट वेस्ट किया छोटा मोटा, कुछ पता नहीं चला। दवाइयाँ भी दी, मैं दवाई भी खा रहा था, ठीक है दोस्तों, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। एक होता है जो जानते होंगे ECG होता है, हार्ट का चेकअप। ECG किए तब डॉक्टर ने कहा हाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है और यहाँ छोटे हॉस्पिटल है, आपको बड़े हॉस्पिटल बड़े शहर में जाना होगा। तो मैंने बोला क्या इतना सारा पैसा भी नहीं है। मैं सारा पैसा जितना भी मैं स्कूल में पढ़ा रहा था, 1 रुपये भी खर्च नहीं कर रहा था दोस्तों, सारा के सारा मैं जमा कर रहा था कि इनके साथ शादी करने में काम आएंगे। मैंने कहा इसमें से कुछ पैसे इलाज के लिए कर लूँ, फिर ये अगर आएंगे वापस तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जाएगा। मैं अपने मामा जी के साथ बड़े हॉस्पिटल गया, वहाँ पे सारा जितना टेस्ट होता है सारा टेस्ट करवाए। टेस्ट का जो रिपोर्ट आया दोस्तों, तो इसमें पता चला कि मुझे तो इतना पता नहीं है, लेकिन डॉक्टर बोल रहे थे उतनी गंभीर बीमारी तो नहीं है, लेकिन कोई ट्यूब होता है, भाल्व ट्यूब, जिसका साइज बढ़ जाता है, वो थोड़ा सा बढ़ गया है। थोड़ा सा बढ़ गया है और ये टेंशन की वजह से बढ़ता है। क्या मुझे पूछ रहे थे डॉक्टर, टेंशन ज़्यादा करते हो क्या इस उम्र में, किस चीज़ की टेंशन? तो मेरे मामा जी वहीं पे थे, इनका बोलते मेरे मामा को पता था मतलब कि इसको टेंशन मत पूछिए, बहुत भारी टेंशन है इनको। मैं भी हंसने लगा वहाँ पे। ये मूवी देखा करो, खुश रहा करो, चिल रहा करो, पार्टी करो, खाओ पियो, घूमो फिरो, ठीक हो जाएगा। और एक ही दवा दिया, बोला कि ये दवा 3 महीने तक खाना। बस टेंशन की वजह से मतलब हाँ, दुख और रहा है मैं सोता नहीं था रात को, तो बोलते थे रात को सोते नहीं। मैंने कहा डॉक्टर मुझे नींद ही नहीं आता है, तो नींद का गोली दिया। तो वो टैबलेट और नींद का टैबलेट मेरा चालू कर दिया मैंने। उसके कुछ हफ्ते बाद फिर से इसने मेरे को कॉल किए, और जब इसने कॉल किए तो पूछे कैसे हो विकास। तो मैंने कहा अभी तक तो ज़िंदा हूँ, तुम बताओ कैसी हो। तो फिर से ये बोलने लगे कि मैंने आपको बहुत मिस किया और मेरे को समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। ना तो मैं आपके बिना रह पा रही हूँ और ना ही मैं अपने मम्मी पापा को धोखा दे पाती हूँ ना। और जहाँ पे देखते हो कि आप अगर हमसे शादी भी करेंगे, घर भी छोड़ेंगे, तो आपको ये लोग ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, मार ही डालेंगे। तो मैंने कहा कुछ भी, ये बोले कि मैं वैसे भी मर जाऊंगा। मैंने कहा मैं वैसे भी मर जाऊंगा। तो मैंने क्यों क्या हुआ, तो मैंने सारा चीज़ उसके साथ शेयर किया कि इन दिनों में ऐसा ऐसा हुआ है और मैं दवा खा रहा हूँ। तो ये काफ़ी रोने लगी। और पता है दोस्तों, रोते रोते क्या बोली कि क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं था कि मैं आपको नहीं छोड़ सकती? बोली थी ना। उस वक्त मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आया था और खुशी भी कि शायद नहीं छोड़ेगी, फिर से वापस आई मेरी ज़िंदगी में। मैंने कहा कि आप ही तो छोड़ के गई थी, फिर इसमें भरोसे की क्या बात है, मुझे तो पता है आप नहीं छोड़ेगी। मैंने कहा कि शायद क्या पता आप वापस आ जाओ, फिर ठीक हो जाऊँ मैं। तो बोला कि ठीक है। ऐसे करते करते फिर बातें होने लगी, ठीक है दोस्तों। तो एक बार मैं फिर से इनसे दोबारा मिला उसी शहर जाके, तब पता है ये मुझसे क्या कहती हैं कि विकास मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैंने कहा क्यों? कि ये बोलती है कि मैं स्कूल से आ रही थी तो रास्ते में एक पंडित जी मेरे को मिले, और मैं बाबा पंडित जी को बहुत मानता था, इनको पता है। ये बोले कि मानता था नहीं, अभी भी बहुत मानते हैं। तो पंडित जी इनको बोले थे शायद कि तुम्हारा नाम बिमला है ना, बिमला यादव? तुम कि हाँ। बोले कि मैंने कुछ भी नहीं बताई, वो पंडित जी खुद ही सारी चीज़ जान गए। तुम विकास नाम के लड़के से शादी प्यार करते हो ना? तो हाँ। तो उस पंडित जी ने इनको कहा हुआ था कि उनसे शादी करने की भूल मत करना, तुम उनसे शादी करोगी और वो मर जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। तो ये बोले थे कि वो कैसे बताइए? तो उन्होंने बोला कि मैं इतना बताने के लिए मुझे तुम्हें पर्सनली मिलना होगा, तुम्हारे घर जाके फिर डिटेल में बताऊंगा। तो ये ट्रस्ट नहीं किए और ये घर आ गए। ऐसा मुझे इन्होंने बताया मिलने के बाद। तो मैं अगर आपसे शादी करूँगी तो आपकी डेथ हो जाएगी, फिर ऐसे शादी का क्या फ़ायदा? मेरे को भी डर लग गया यार, प्यार तो सच्चा है मेरी, फिर इनसे शादी करने के बाद मर जाऊँगा, इनके बगैर जी भी नहीं पाऊँगा। फिर दोस्तों देखिए मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि शादी करने के बाद 2 घंटे ज़िंदा तो रह पाऊँगा ना, 2 दिन चलेगा,
मैं चल। वैसे भी आपके बगैर नहीं जी सकता, तो ठीक है मैं आपसे शादी करूंगा, चाहे मैं मरूं या कुछ मरो या कुछ भी करो, लेकिन मुझे आपसे शादी करनी ही है, चाहे 2 दिन ही जीऊँ, 2 घंटे ही जीऊँ। ये देख के इनके मन में और भी मेरे लिए बहुत प्यार आ गई कि मेरा प्यार इनको और भी सच्चा लगने लगा था ना, कि कितना प्यार करते हैं। मौत मंजूर है लेकिन मुझे छोड़ना नहीं मंजूर है, ठीक है ना। तो ऐसा हुआ था दोस्तों। तब जाके बीमू ने कहा कि मुझे नहीं पता विकास कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मुझे मेरे सोचने की क्षमता अब नहीं है, बस मैं इतना कर रही हूँ कि लो मैं आज से खुद को तुम्हें सौंप रही हूँ, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी। मैं शादी के बाद भी जी पाऊँगी कि नहीं जी पाऊँगी अपने फैमिली को खिलाफ जाके, या हम जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे ये पता नहीं, लेकिन तुम्हारे ऐसे प्यार के आगे मैं अपने आप को तुमको सौंपती हूँ। मैंने कहा कि ठीक है, तुम अपने आप को मेरे को सौंप दो, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब कर लूँगा। तो उसने कहा कि चलो ठीक है। फिर क्या हुआ दोस्त, उसने कहा कि विकास मेरे भाई बाप तुमको नहीं जिंदा छोड़ेंगे, मार देंगे। हम शादी करने के बाद सफल होंगे या असफल ये तो किस्मत की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये बुरी बात है। तो मैंने कहा चलो हम एक कोशिश तो करके देखते हैं, जिंदा रहे या न रहे देखा जाएगा। फिर यही हुआ दोस्तों, मैंने एक प्लानिंग करा। मैंने ये सोचा पहले कि ये फिर से बाद में बदल ना जाए, ये तो बहुत जल्दी शादी ये बहुत बदलती थी ना दोस्तों। मैंने कहा कि फिर से बदल अब ना जाए, बदलती थी कैसे ये तो बताओ। यही फैमिली को देखकर मैंने कहा कि इससे पहले कि बीमू के मन फिर बदले, घर बाद में छोड़ू, पहले शादी कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, इनको कहा कि चलो हम अक्सर मैंने देखा हुआ है कि लोग भागने के बाद शादी करते हैं और पकड़े जाते हैं। हम क्या करते हैं कि घर छोड़ने से पहले शादी कर लेते हैं, और जब हम घर छोड़ेंगे तो मुझे ऐसा ना लगे कि मैं किसी की बहन को, किसी की बेटी को ले जा रहा हूँ, मुझे ऐसा फील हो मैं अपनी पत्नी को अपने साथ ले जा रहा हूँ। इसके लिए भी चलो हम पहले क्या करते हैं, शादी ही कर लेते हैं। एक रोज़ मैंने प्लान किया, मैंने इनको कहा कि अपने भाई या भाभी से कहो कि मैं अपने गाँव जा रही हूँ, कल सुबह आऊँगी, कल परसों तक आ जाऊँगी। तो और मैंने कहा कि ऐसा करो और आप अपने गांव भी जाओ, और अपने गांव जाने के बाद अपनी मम्मी से बोलो यहाँ 1-2 घंटे मम्मी के पास रहो, और कहो कि अर्जेंट कॉल आ गया है कुछ पढ़ाई को लेकर, मैं फिर से वापस जा रही हूँ। और ऐसे में क्या होगा कि मतलब आपके भैया भाभी को लगेगा कि बीमू कहाँ गई है, गाँव गई है। आपके भैया भाभी कॉल करके पूछते हैं आपके मम्मी पापा को बीमू पहुँची, नहीं कॉल करे तो आप क्या करना, खुद ही वहाँ के घर से फ़ोन से कॉल करके भैया भाभी को बोलना कि हाँ मैं घर पहुँच गई हूँ। तो फिर वो समझ जाएंगे कि बीमू कहाँ गई है, घर गई है। और घर पहुँचने के बाद 1-2 घंटे वहाँ पर रहना, फिर मम्मी से बोलना कि मैं वापस जा रही हूँ उसी शहर, पढ़ाई में कुछ काम आ गया है। लेकिन उस वक्त आप अपने उस भाई या भाभी के पास मत जाना, हम वहाँ से 150 किलोमीटर दूर एक बहुत ही बड़े शहर है जोगबनी के पास, हम वहाँ जाएंगे और वहाँ एक मंदिर है, उस मंदिर में हम शादी करेंगे। तो ये सुन के बीमू जी काफ़ी डर रही थी कि क्या ये प्लान वर्क करेगा, सक्सेस होगा। सेम ऐसा ही कि बीमू ने जब वो वहाँ गाँव से निकली तो हम लोग बस में बैठे और उस शहर के लिए निकल गए एक साथ ही। तो इनको कॉल आया था इनके घर से कि पहुँच गई बेटी, तो इसने कहा कि हाँ पहुँच गई मैं, लेकिन हम उस शहर पहुँचे हुए थे। फिर क्या हुआ दोस्तों, आप लोग तस्वीरें देख सकते हैं, वहाँ पे मेरे मौसा मौसी के घर हैं जिस शहर हम गए हुए थे। मेरे मौसा के सास ससुर इनके फैमिली वाले बन गए, और मेरे मौसा मौसी मेरे फैमिली वाले बन गए। मंदिर में गया, पूर्णिमा का दिन था, शुक्रवार ना। वहाँ जाने के बाद हम रहे, आप देख ये सकते सारे कुछ किए थे, सारे प्रिपरेशन साड़ी वगैरह सारे मेरे खरीद लिए थे। जो मैंने पैसे कमाए हुए थे वहाँ से स्कूल में पढ़ा कर, उनके एक मंगलसूत्र खरीदे थे, नहीं पहनी हूँ, ना घर में है। छोटा वाला मंगलसूत्र जो है मतलब गोल्ड वाला सोने का, हाँ, वो खरीदे थे, साड़ी खरीदे थे नए नए। और आप लोग देख सकते हैं पंडित जी से मुहूर्त भी निकलवाए किस हालात में हम मौसा मौसी के घर पहुँचे थे, ये फ़ोटो है कुछ। और फिर उसके बाद हम गए थे मंदिर में जाने के बाद पूरे रीति रिवाज, विधि व्यवहार और भगवान को साक्षी मानकर हम दोनों ने क्या किए, शादी किए। शादी में बीमू जब दुल्हन के रूप में तैयार हो रही थी, मैं बहुत खुश था और बीमू काफ़ी रो रही थी। बीमू इतना रो रही थी कि मतलब उसका कोई जवाब ही नहीं है। मैं इनसे पूछने भी गया कि बीमू आप रो क्यों रो रही हो, तो मुझे जवाब नहीं दे रही थी। मैं सोचा कि शायद शादी कर रही है तो ऐसी लड़की रोती होंगी, तो ये काफ़ी रो रही थी ना। तो फिर मैंने इस पर पूछ ही लिया, तो बोलते कि मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। ये सुनने के बाद मैं भी भावुक हो गया था। फिर भी यहाँ के पंडिताइन थी, वो बोली कि आप बाहर जाओ, मैं दुल्हन को तैयार कर रही हूँ। फिर तैयार करने के बाद बाहर आए, फिर भी ये रो रही थी। फिर हमारे शादी हुई पूरे मतलब तरीके से, हमने पंडित जी के आशीर्वाद लिए, जितने भी बड़े बड़े लोग थे वहाँ पे सबका आशीर्वाद लिए, छोटी मोटी नाश्ता भी सबको खिलाएँ। और उसके बाद तुरंत ही उस मंदिर से हम फिर मौसा मौसी के घर नहीं गए, उसी मंदिर में ही शादी करने के बाद फिर भी जो साड़ी पहने हुए थे, माले वगैरह सब पैक कर दिए। और बैग में पैक करने के बाद
हम मौसा मौसी के पैर छू के, सबके पैर छू के आशीर्वाद लिए और कहे कि ठीक है अब हम घर जाते हैं अपने अपने। मेरे मौसी बोली कि अब घर जाओगे, कौन से घर, या घर छोड़ के आ गई हो। मैंने कहा मौसी अभी हम घर नहीं छोड़े, अभी हम सिर्फ शादी करने आए हुए थे, हम चोरी छुप के शादी किए हैं, घर अभी नहीं छोड़ेंगे। जब तक हमारी पढ़ाई ना कंप्लीट हो जाए या जब तक इनकी शादी कहीं पे फिक्स ना हो जाए तब तक घर नहीं छोड़ेंगे। हमें घर छोड़ने का इरादा ही नहीं है। शादी इसलिए कर लिए ताकि मतलब शादी करने का फिर झंझट ही ना रहे, इसलिए। और ये बदले ना, ये भी आप सोच रहे थे? हाँ, और मन ही मन सोच रहा था कि ये बदले भी ना, इसलिए भी कर लिए। करीब दोपहर के 12 बज चुके थे। सुबह के 9 बजे से शादी किए थे ना, और शादी होते होते 11-12 बज चुके थे, सारी चीज़ ख़त्म होते होते। नॉर्मल ड्रेस में आ गए और फिर जाके बस पकड़े। बस के भी फ़ोटो देख लीजिए, हर फोटो हमारे पास है, रखे हैं हम संभाल के पेन ड्राइव में, और फेसबुक में भी सेव करके रखे हैं। तो दोस्तों कि हम जब आ रहे थे तो रास्ते में बात कर रहे थे कि चलो हमने शादी तो कर ली। देखिए ना कितने छोटे छोटे उम्र के हैं हम लोग। तो मैंने इनको कहा कि देखो बीमू, हमने शादी कर ली, अब पति पत्नी हो गए, और हमें साथ रहने की कोई जल्दी नहीं है ना। मैं कहा हुआ था जाओ अपने आराम से पढ़ाई करना और सिंदूर को छुपा के रखना, और देखना है कि कोई कोशिश ना करे शाम तक घर पहुंचना। आज सिंदूर को नहीं धोना है, क्योंकि शादी करने के बाद अगले दिन नहाया जाता है, तो नहाओगी फिर थोड़ा थोड़ा सा टीका की तरह अंदर में सिंदूर कर लेना। वो पंडितनी ना, वो पंडित के घर वाली जो थे वो सारे कुछ हमको बताए थे कि मतलब कितने दिन तक ये सिंदूर लगाना पड़ता है, कैसे लगाना पड़ता है, सारे कुछ बता दिए थे। तो मैं उस तरह से करती थी, अंदर सिंदूर लगाती थी और फिर बाल को इसे ढक लेती थी। तो फिर जिस शहर में मैं रहता था उससे 20 किलोमीटर पहले ही इनका शहर रहता था जहाँ पे ये रहती थी। तो वो आगे, तो मैंने कहा जाओ, अगर आपकी शादी कहीं पे फिक्स होती है तभी हम घर छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। आप भी अपना पढ़ाई करना, मैं भी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ और पैसे जमा कर रहा हूँ हमारे लिए। इसने कहा ठीक है। फिर इनके शहर आई, ये उतर गई, अपने भैया भाभी के घर पे चली गई। दोस्तों हमारा शादी हुआ ना तो मैंने मतलब 11 के एग्ज़ाम भी नहीं दिए थे। हाँ, 11 के एग्ज़ाम नहीं हुआ 11 था। में सिर्फ पढ़ रही थी। फाइनल की तरफ जा रहे थे ना। हाँ। शादी होने के 1 महीने बाद एग्ज़ाम दिए। तो दोस्तों क्या लगता है आपको कि शादी के बाद भी ये नहीं बदली होगी? क्या लगता है आपको कि शादी के बाद क्या हम लोग पकड़े नहीं गए होंगे, इनकी सिंदूर नज़र नहीं आई होंगी, इनकी मंगलसूत्र नहीं पकड़े गए होंगे, इनकी शादी वाला साड़ी नहीं पकड़े गए होंगे, या हम जब घर छोड़े तो कितना कुछ हुआ, क्या हंगामा हुआ? सारा चीज़ अब जो फाइनल पार्ट है हमारी लव स्टोरी की, पार्ट 5 लास्ट पार्ट होगा वो दोस्तों, वो लास्ट पार्ट होगा हमारी लव स्टोरी की। लेकिन आपको सुनाएंगे तो हम अभी तक की कहानी, जबकि हम यूट्यूब पे आए हैं, अभी तक की कहानी आपको सुनाएंगे। भाई काफ़ी चीज़ को तो हमने हटा के शेयर किया ताकि वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। आप लोगों को कुछ जानना हो तो कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट पे भी हम लास्ट में सारा स्टोरी खत्म हो जाने के बाद आपके कमेंट के ऊपर एक वीडियो आप लोग कमेंट करना शुरू कर दीजिए। हम लोग ये स्क्रीनशॉट ले लेके अभी से रख लेंगे कि जिस चीज़ का हम चाहेंगे कि हाँ इसका रिप्लाई करना चाहिए। आप लोग कमेंट करना शुरू कर दीजिए क्योंकि हम सारा कमेंट पढ़ते स्क्रीनशॉट रखेंगे। जब हमारा स्टोरी खत्म हो जाएगा तो हम उस पर एक वीडियो बनाएंगे। शादी के बाद क्या हुआ था और फिर हम भाग गए थे, उसके बाद क्या हुआ था, हम क्यों भागे, मतलब मेरा शादी फिक्स होने वाला था कि क्या होने वाला था, सारे कुछ आप लोग अगले पार्ट में देखने को मिलेगा। तो तब तक अपना ख्याल रखें, और अभी तक हमारे लव स्टोरी को सुनने के लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय, खुश रहे, खुश बटे, थैंक यू, बाय बाय।